हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ आशीष शुक्ला हैं, जो आरआरबी पीओ में अभी फाइनल एग्ज़ाम इन्होंने निकाल लिया और सेलेक्ट हो गए हैं प्रोविजनरी ऑफिसर आरआरबी पीओ में। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। इंटरव्यू क्या बोले, हम इनसे चर्चा ही करेंगे कि भाई इनका जो एग्ज़ाम रहा, जो पूरा स्ट्रगल पीरियड रहा, कैसे बीता, कैसे इन्होंने बाकी जो चुनौतियां हैं जो सभी लोग फेस करते हैं उसको कैसे इन्होंने पार किया, और इनको कैसा अब फील हो रहा है जब ये आरआरबी पीओ अब सेलेक्ट हो चुके हैं तो, और आगे का इनका क्या प्लान है, इन्होंने कैसी पढ़ाई करी, क्या क्या इनके पास रिसोर्सेज थे, वो सारी चीज़ें हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इस इंटरव्यू को अगर पूरा देखेंगे तो हो सकता है आपके भी मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हों और या बहुत सारी ऐसी चुनौतियां होती हों, हो सकता है आपको उनका आंसर मिल पाए। तो आशीष, आपका बहुत यस सर। स्वागत है। थैंक यू सर। ओके। तो आपका तो इंटरव्यू पहले भी स्टडी स्मार्ट पे जा ही चुका है, आरआरबी पीओ का जो हो रहा था। तो अब कैसा लग रहा है पीओ का एग्ज़ाम निकलने के बाद? सर अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पे घर वालों को खुश देख के तो और ही अच्छा लग रहा है। खुद की अच्छा खुशी तो है ही, उनको खुश देख के और खुश हो रहा हूँ। तो ये तो है। अच्छा। अच्छा। तो बड़ा अजीब सा फील होता होगा कि 31 दिसंबर को आप एक स्टूडेंट थे और 1 तारीख आई और आप आम से खास हो गए और एक ऑफिसर बन गए। तो वो जो ट्रांजिशन होता है, आपको अभी क्या स्पेशल अटेंशन मिलना शुरू हो चुकी है? स्पेशल अटेंशन क्या, लोगों के कॉल आए जिन्होंने कभी नहीं कॉल किया था वो भी कर लिए। बधाई देने के लिए। अच्छा और अच्छा। बाकी तो अभी आगे एग्जाम्स हैं तो अभी कुछ इतना खास हो नहीं पा रहा है, अभी तो उसके लिए भी लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, अभी आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? यस सर, अभी तो आईबीपीएस पीओ है और आईबीपीएस क्लर्क भी है, तो इसीलिए अभी तो उसके अच्छा लिए कर ही अच्छा। रहे हैं। तो अभी आपने एसबीआई पीओ का भी एग्ज़ाम दिया, यस सर। मेंस, कैसा हुआ? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो अच्छा हुआ। लास्ट ईयर तो बहुत डर लग रहा था उसको देख के, उसके क्वेश्चंस को। लेकिन इस बार ऐसा कुछ डर फील नहीं हुआ। लग रहा था कि हाँ, प्रैक्टिस जो की है या जिस लाइन पे चल रहा हूँ ठीक है। तो अच्छा अच्छा। बाकी रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। ओके। तो आपको कौन सा बैंक मिला हुआ है आशीष? सर मुझे प्रथमा यूपी ग्रामीण मिला हुआ है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। यस ओके। सर। तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बधाई है आपको थैंक यू सेलेक्ट होने सर। के लिए। और मुझे भी बहुत खुशी है कि आपका सिलेक्शन हुआ। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा, जिसके लिए सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी कब से शुरू करी, आपका बैकग्राउंड कैसा है, और ये जो आपको अभी आरआरबी पीओ में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, इससे पहले आपने कौन कौन से और एग्ज़ाम निकाले हैं, अगर निकाले हैं तो, और हो सकता है आप सेलेक्ट ना हो पाए हों, तो वो सारी जानकारी एक बार बताइए, फिर हम आगे क्वेश्चंस और पूछते हैं आपसे। यस सर। सर जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम आशीष शुक्ला है और मैं गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैंने बीटेक और एमटेक किया है। मेरे घर में मेरी मम्मी रहती हैं साथ में, और वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। और मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की थी लॉकडाउन के बाद में, लगभग मई या जून से 2020। मैंने अच्छा। प्रिपरेशन, यस सर, मैंने अपनी प्रिपरेशन तभी स्टार्ट की थी। और फिर उसके मतलब मैं पहले स्टार्टिंग में तो इधर उधर बहुत भटका, तैयारी कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं, पढ़ रहा था इधर उधर कहीं यूट्यूब पे या जो भी है, इधर तो उधर। आपके, मैं बीच में आपको सॉरी टोक रहा हूँ, कि आपके घर में आप कोई ऐसा था जो आपको गाइड कर सके कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जब आपने तैयारी की शुरुआत करी? नहीं, गाइड करने वाला मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मम्मी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो अलग उनका फील्ड है, मेडिकल फील्ड में। और एक जो मेरे भैया हैं जो मेरी गार्जियनशिप करते हैं, वो बिजनेसमैन है। अच्छा तो अच्छा। ऐसा, तो मेरे यहाँ पे ऐसा कोई अभी तक कोई शायद एग्ज़ाम कोई क्रैक नहीं किया जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ हाँ, चलिए फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। तो फिर इसके बाद में फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया बैंकिंग का, और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मुझे याद है मैंने आपके एक यूट्यूब चैनल पे आया था एक बार, मतलब तो मैंने बोला कि आप क्या अन अकेडमी पे आने वाले हो? तो आपने बोला हाँ आने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं भूल गया कि आपका बैच आने वाला है।
फिर मैं एक दिन अचानक से देखा, मैंने कहा लग रहा है मैं एक बार गया था इनके चैनल पे, फिर मैं आया आपके पास पढ़ने। फिर हाँ, वहाँ से मेरी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। और ये बात है लास्ट ईयर जब आरआरबी पीओ हुआ है उसके लगभग 1.5 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले, तो मेरी जो मतलब मेन प्रिपरेशन है वहीं से स्टार्ट हुई, जब मैं आपके चैनल पे आया वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे माहौल सही था, ऊपर से कम बच्चे भी रहते थे, तो और सही लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पर्सनली इंटरेक्ट कर रहा हूँ 1-to-1, वो सही लगता था। ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, पर्सनल पर्सनल अटेंशन मिल रही है, सही है, आराम से कुछ भी पूछ रहा हूँ तुरंत जवाब मिल रहा है, तुरंत आंसर मिल रहा है, डाउट वहीं के वहीं क्लियर हो रहे हैं। तो वहाँ से मेरी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। फिर लास्ट ईयर मैंने सारे प्री दिए, और आईबीपीएस क्लर्क मेरा नहीं निकला था लास्ट ईयर प्री में, बाकी मेरे सारे ही प्री निकले थे लास्ट ईयर। सारे और प्री एग्ज़ाम आपने निकाले थे? यस सर, सारे प्री निकले थे, और सबका फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा लास्ट ईयर। अरे वाह। और फिर उसके बाद में मेंस भी दिया। मेंस में मेरा सिर्फ आरआरबी पीओ का ही मेंस निकला था लास्ट ईयर में, अच्छा और फिर अच्छा। उसका मैंने इंटरव्यू भी दिया था। और 1.8 या 1.7 मार्क्स से फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ था, अच्छा। 1.8 मार्क्स से। यस। और फिर उसके बाद में, फिर अब इतने पास से बाहर हुआ तो ऑब्वियस या तो थोड़ा दुख तो हुआ, 15-20 दिन तो लग गए संभालने में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर से स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये होता है ना, प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, 3 फेज हाँ, में फिर जाओ, लगता है फिर कि उसके जीरो बाद से बाहर हो स्टार्ट जाओ। करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर से लगता है हाँ फिर से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। तो फिर उसके बाद में आपसे ही बात की थी मैंने उसके बाद में, कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, और सब मामला तो खराब ही लग रहा है। फिर उसके बाद में आपने बताया कि नहीं, तुम्हें स्क्रैच से तो स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी है। फिर आपने जो बताया फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ मेरा फिर से, और इस बार अच्छा फिर आशीष, खासा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमारी कन्वर्सेशन जब हुई थी, जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वो डिसर्टनिंग तो फील होता ही यस है सर। ना? अभी उस फीलिंग को तो कोई छुपा और दबा भी सकता नहीं। यस। तो आपको याद है मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ, या कौन सा वो पॉइंट था जो आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? आपको याद है? लास्ट ईयर मेरे जितने भी मेंस रुके थे, उसमें सबसे बड़ा रोल था वो इंग्लिश का ही था, हाँ। देखा जाए। आईबीपीएस पीओ में मैं सच बता रहा हूँ, मेंस में मेरा इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। बताइए। 13 पॉइंट कुछ था, और मैं 13 पॉइंट कुछ ही पाया था, लेकिन कट ऑफ से कम था। चलिए, अब थोड़ा हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो आपने इंग्लिश वाली बात मेरे को बताई थी, है ना? तो उसके बाद मैंने आपको कुछ बुक्स वगैरह भी सजेस्ट करी यस सर। और पढ़ने के लिए कि ये पढ़ना शुरू करो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। तो वो जो इंग्लिश वाला एक फियर भी रहा होगा कि उसकी वजह से कट ऑफ अगर क्लियर नहीं होता है तो इन बिटवीन आपने क्या किया कि आपके इंग्लिश में सुधार हुआ और आज आप सेलेक्ट भी हो गए हो? इंग्लिश के लिए आपने एक बुक बताई थी, इंग्लिश इज ईजी करके बुक थी, तो वो मैंने खरीदी। और मुझे याद है मैंने 1 जनवरी को ही खरीदा था वो। मैंने कहा अच्छा। नए साल में खरीदते हैं, पहले ही दिन जाके यही काम कर दें। हाँ। तो मैं उस दिन मैं 2 बुक लेके आया था, एक वो भी लेके आया था और लूसेंट भी लेके आया था मैं। अच्छा। क्योंकि लग रहा था सीईटी आ जाएगा तो फिर इसके लिए भी कुछ करते हैं धीरे धीरे। खैर मैंने लूसेंट पढ़ी नहीं और सीईटी भी नहीं आया। तो फिर उसके बाद में इंग्लिश स्टार्ट किया, और फिर रीडिंग ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं पहले रीडिंग करता तो था न्यूज़पेपर की, लेकिन उसको मैं बीच बीच में स्किप कर देता था। जैसे आज अच्छा। पढ़ा तो अब कल नहीं पढ़ूंगा, फिर परसों पढ़ लिया, फिर 3-4 दिन छोड़ दिया। अच्छा। तो मुझे लगता था कि ठीक है, पढ़ना तो आता ही है मुझे, इंग्लिश पढ़ने में क्या दिक्कत है। लेकिन ये नहीं पता था कि हैबिट नहीं है पढ़ने की। क्योंकि जब मेंस में वो आरसी आती हैं, कम से कम मिनिमम 3 आरसी आएंगी, किस्मत खराब हुई तो 4 भी आ सकती है। तो 4 आरसी आएंगी, जिसमें से 2 तो होंगे जो थोड़े ठीक ठाक होंगे, लेकिन 2 होंगे उसका लेवल अच्छा होता है, जिसमें कि समझ में ही नहीं आता वो बोलना क्या चाह रहा है। तो अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो बहुत मुश्किल है फिर। तो फिर मैंने अच्छा। रीडिंग हैबिट डेवलप की, और मैं मतलब डेली लगभग 1 से 1.5 घंटा मैं न्यूज़पेपर में मतलब कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता। हाँ, कुछ भी आप पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ स्पेशल मतलब मैं, मतलब। लेकिन हाँ एक एडिटोरियल जरूर पढ़ता था। उसके बाद में फिर अगर मेरा स्पोर्ट्स का पढ़ने का मन है तो वो पढ़ रहा हूँ, कुछ तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ने ये का मन है तो बहुत वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ता जरूर था। तो 1-1.5 महीने में 1-1.5 घंटे में रीडिंग जरूर करता था।
और फिर उसके बाद में आरसी सॉल्व करना है। आपने ये भी बताया था कि भाई आरसी भी सॉल्व करो, आरसी छोड़ के आओगे तो दिक्कत है। और हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है। ओके ओके है। अगर एग्जाम में, सच बताऊं, अगर एग्जाम का पेपर मेरे जॉनर का आया तब तो ठीक है। जैसे अगर रीडिंग से, अगर 75% वेटेज रीडिंग से रहा तब तो मैं अच्छा कर लेता हूँ। और अगर ये आप 75% अगर ग्रामर से कर दीजिए, फिर मेरा कट तो ऑफ मतलब निकल मैं जाएगा। जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपका जो इंग्लिश वाला स्कोर है वो रीडिंग और रीडिंग के यस। साथ जो रिलेटेड है वो कैब उस पर हाँ, जो डिपेंडेंट है। फिलर्स वगैरह हैं और जो रीडिंग है, मेरा सारा स्कोर यहीं से उठता है। ओके, तो वो आपको हेल्प किया। यस सर। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट आशीष ने बताया। आप सभी लोग अगर समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को कि इंग्लिश इनकी भी कमज़ोर थी। कमज़ोर कहने का मतलब एग्ज़ाम के लिहाज से उतना नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से एक थोड़े मार्क्स से रह भी जा रहा था। तो इनको मैंने सिर्फ पढ़ने की हैबिट डेवलप करने को कहा था, जो मैं आप सभी लोगों से भी कहता हूँ कि वो तो समझ में आता है, आप पढ़ लेते हो, लेकिन अगर वो हैबिट पड़ जाएगी तो आप एफर्टलेसली एग्ज़ाम में पढ़ोगे, है ना। ये अलग से उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या निकलेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली जा रही है, वो समझ में आता रहेगा। तो ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट आपने आशीष बताया। चलिए, जैसे तो सर एक और चीज बताऊंगा रीडिंग में ही। हाँ आरसी में प्रॉब्लम क्या होती है, जब वहाँ पे बड़ी आरसी आती है, जब कोई टिपिकल आती है, हाँ, हम वो तो होगी है। ऊपर से हम 2 लाइन पढ़े, थर्ड लाइन पे आते हैं, ऊपर क्या पढ़ा था वो याद ही भूल नहीं गया। रहता है। हाँ, ये तो ये होता एक है। प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो इंग्लिश की समस्या आपकी सॉल्व हुई। और इससे एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने जैसा सुना कि जब आशीष को मैंने पिछले साल भी ऐसा फ़ोन किया रिज़ल्ट आने के बाद, तो हताश निराश, तो मैंने अपनी तरफ से इनको नहीं बताया कि इनको क्या करना है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। ये अब मैं आप सभी बच्चों से भी कहता हूँ कि जो समस्या है, अगर आप अपनी समस्या खुद नहीं जान सकते हो तो कोई तीसरा और दूसरा आदमी नहीं बता सकता। तो इनसे मैंने पूछा तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें पता है कि क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, किस वजह से सिलेक्शन हो। तो इन्होंने टू द पॉइंट बताया, अच्छा ये है। तो उसका टू द पॉइंट सोल्यूशन भी मैंने इनको बताया। तो सबसे पहले आप फोकस करिए, आप अपनी समस्या समझ पाइए कि आप किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में लैग कर रहे हैं, तभी उसका आपको सोल्यूशन भी प्रॉपरली मिल सकता है ना। तो आशीष, आपकी इंग्लिश वाली समस्या सॉल्व हुई। तो रीजनिंग और क्वांट का आपका क्या रहा, मतलब वो आपका कैसा फील्ड है, इम्प्रूवमेंट पहले कैसी थी, बाद में क्या हुआ। और एक में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की अप्रोच के बारे में, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। यस सर। जनरली होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि वो प्रीलिम्स के ऊपर फोकस्ड रहते हैं और उसी के इर्द गिर्द तैयारी चलती है उनकी साल भर, ज़्यादातर बच्चों की, इसीलिए सिलेक्शन भी ऐसा ही रहता है। मेंस में अगर प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो मेंस में जा कर के वो छट ही जाते हैं, क्योंकि वो तैयारी उतना लेवल का बना के नहीं रखते हैं। तो जब आपने तैयारी करना शुरू किया तो आपकी अप्रोच कैसी थी, और बाद में अगर वो अप्रोच बदली तो फिर कैसे आपने उसको बदलाव लाया, वो एक मेरे को बताइए और सब लोगों को, ताकि सब हाँ, लोग सीख सकें इससे। जब मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो मैंने जो मैक्सिमम प्रिपरेशन अपनी की थी वो प्री ओरिएंटेड की थी। अच्छा। हाँ, ये एक प्रॉब्लम थी। अच्छा। मतलब मैं आपके बताया ना, आपके पास तो मैं 1 महीना पहले लगभग आया था, 1 डेढ़ महीना पहले। उसके पहले जो भी मैं कर रहा था वो प्री ओरिएंटेड ज़्यादा कर रहा था। छोटी छोटी पजल सॉल्व कर लिए, डीआई 2-3 कॉलम वाली सॉल्व कर लिए, अच्छा। जिसमें कुछ और पैरामीटर्स भी नहीं होते थे, तो ये सब सॉल्व कर लिया। मॉक, मिनी मॉक वगैरह रहता था, 10 में 10 आते थे, खुश हो जाता था, हाँ चलो ठीक है, अच्छा है। सिंप्लीफिकेशन कर लिया, क्वाड्रेटिक कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आपके पास आया तो फिर उसके बाद में पता लगा, हाँ भाई पजल इतने बड़े भी होते हैं। ये भी होता है। मुझे याद है अल्फा न्यूमेरिक का एक मेंस का क्वेश्चन आप लाए थे, हाँ। शायद वो 4 या 5 पेज का था, मुझे याद है। हाँ। उसमें हम लोग चेंज कर रहे थे, अरे सर पीछे वाला दिखाइए, नोट करना है। तो ये हो रहा था, तब पता लगा अच्छा प्रिपरेशन ऐसे करते हैं। तो स्टार्टिंग अगर प्रिपरेशन की किसी भी एग्जाम की करनी है तो पहले तो बहुत धीमे चलना पड़ेगा। अगर बहुत तेज भाग के प्रिपरेशन करोगे तो फिर भागते रहो, कहीं नहीं रुकोगे, होगा ही नहीं कहीं सिलेक्शन, कुछ भी कर लो। तो स्टार्टिंग में तो बहुत पेशेंस चाहिए, कम से कम अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं आता फिर तो 5-6 महीना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत आता है स्टार्टिंग से, 10th 12th ग्रेजुएशन ठीक ठाक की हो, तो 3 से 4 महीना तो मतलब देना पड़ेगा पेशेंटली, आराम से खुद को। किसी एक अच्छे टीचर को पकड़े, फिर उसके बाद में उनसे सीखो ठीक से कि 4 महीने क्या होता है एग्ज़ाम, क्या डिमांड कर रहा है। क्योंकि हम तो प्रिपरेशन करते हैं,
और जो लेकिन जो सामने वाला पढ़ा रहा है ना, वो रिसर्च भी करता है साथ ही साथ बैठ के कि हाँ ठीक है, इनको क्या पढ़ाना है। तो कभी उस पर शक मत करो। पहली बात तो जिस टीचर को पकड़ो उसके ऊपर ट्रस्ट करके बैठे रहो, तभी होगा। अगर उससे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो शुरुआत में, तब तो दिक्कत है। तो मेरी तो अप्रोच ओके। यही रहती है, पहले ट्रस्ट कर लो आराम से, 4 महीने वो जो बता रहा है सुन लो चुपचाप, उस कर लो, उसके बाद में रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है, उसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। आपकी जो पहले की प्रिपरेशन थी, आपने बताया प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहती थी, तो बाद में आपने उसको चेंज करके शुरुआत से ही अब मेंस के लिए प्रिपेयर करने लगे थे, मतलब प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चल रहे थे फिर? हाँ, वो हम चाहे ना चाहे आप तो करवा ही देते थे। हम अगर अपनी तरफ से प्री कर रहे हैं तो वैसे मेरा तो यही रहता था कि मैं खुद से चलो प्री कर ले रहा हूँ, सर की क्लास में जाऊंगा वो तो करवाएंगे ही मेंस का, तो अच्छा। मेरा एक दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। हाँ। और एक दिन में अगर मैंने एक पजल मेंस की कर ली, एक पजल एक डीआई मेंस की कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोगों से तो मैं आगे हूँ अगर मैं डेली कर रहा हूँ ऐसा तो मेरा यही रहता था। मैं खुद से मॉक वगैरह प्री के ही देता था, जाता था आप में कर लेता था क्लास। आपने रिवर्स लॉग्स भी करा ली, कोडेड इनइक्वालिटी भी करा दिए, पजल भी एक करा दिए, तो हो गया मेरा काम, पूरे दिन का कोटा कंप्लीट हो गया। तो कुछ ओके। कुछ इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ा। फिर लास्ट में, हाँ लास्ट में मैं मेंस के मॉक जरूर देता था। हाँ तो मैं, मॉक पे ही आते हैं। ये सब। तो मॉक आप कितना देते थे आशीष? जैसा भी आप सेलेक्ट हो गए हो तो फिर लोगों की डिमांड ऐसा रहती है कि क्या दिन भर आशीष दिन बैठ कर के मॉक ही देते थे, खाना खाते हुए भी और सोने से पहले भी, उठ करके भी? तो मॉक आप कैसे देते थे? मैं जनरली मतलब जो आप मॉक देते थे प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी और दिन में कितना देते थे? मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो मैं एक मॉक डेली। एक मॉक डेली यस, प्रीलिम्स और मैं मेंस एक के मॉक बीच में? डेली, हाँ मैं एक मॉक डेली देता। मतलब वो जो उसके मेंस पहले मैं, लेवल का मॉक होता था, ये सर, मेंस लेवल का जो मॉक है वो आप एक डेली देते थे? यस सर, एक डेली दिया या फिर अगर मैं एक डेली आज दे दिया और मान लीजिए मेरा आज कंप्लीट नहीं हो पाया उसका पूरा सॉल्यूशन, क्योंकि सारे तो सॉल्व नहीं हो पाते थे गिवन टाइम में, लेकिन उसको अब छोड़ के आगे भी नहीं जा सकते थे। तो आज नहीं हो पाया, अगर मैं कल हुआ तो मैं परसों दूंगा, लेकिन हाँ मैं लगातार टच में रहता था मॉक के। अच्छा अच्छा। और हाँ प्रीलिम्स उन से पहले? क्वेश्चंस के। और प्रीलिम से पहले सर एक मॉक दे दिया, 2 मॉक दे दिया मेंस के। अच्छा अच्छा। और प्रीलिम्स हाँ, वाले कितने देते थे? प्रीलिम्स वाले जब नोटिफिकेशन आ जाता था उसके बाद में मैं रेगुलर देता था। मतलब वो एक प्रैक्टिस के लिए अपने? हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं रेगुलर देता था तो जब मॉक देना आपने कब नोटिफिकेशन से आ शुरू जाए। किया? कि जब आप को कुछ पता नहीं था तब से ही शुरू कर दिया था, कि पहले आपने प्रिपरेशन करी फिर मॉक देना शुरू किया? जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि तैयारी कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट में बड़ी कमी है, स्पीड वगैरह कुछ है नहीं, मॉक देने बैठते हैं और उसके बाद फिर हताश निराश होकर के हाँ, दिक्कत में पड़ जैसे जाते अभी हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि 4 महीने ऐसा लगे ना जैसे पहला 10th का बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है, वो वाली प्रिपरेशन करनी चाहिए हमेशा। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से 4 महीने प्रिपरेशन करो, प्रॉपर कॉपी पेन लेके सॉल्व करो, सब कुछ करो। जब पूरा ढंग से सीख जाओ फिर मॉक देना स्टार्ट। ओके। अब पहले ही दिन से अगर मॉक देना स्टार्ट कर देंगे फिर तो हो गया, फिर वही आएंगे 100 में से 40 नंबर, 45 नंबर, हदोहद आ गए तो आ गए। अच्छा, वरना मॉक वो का जो एनालिसिस है वो कैसे करते हो? मॉक का एनालिसिस प्री का जैसे तो, मैंने सुना कुछ बच्चों का ग्रुप में भी है ना, तो कहते हैं कि आधा दिन बीत जाता है एनालिसिस में ही मॉक देने के बाद। तो ये हाँ एनालिसिस वाला कैसा करते थे? हाँ, तो आधा दिन उन्हीं का बीतता है जो पहले दिन से मॉक देते हैं। हम्म। जब आप पहले दिन से मॉक देंगे तो आपके 75% क्वेश्चन तो उसमें होंगे ही नहीं सॉल्व, तो आप फिर से उसको करोगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी हो गई है, 4-5 महीने आपने बहुत ढंग से पढ़ लिया है, फिर आप दोगे तो मुश्किल से आपका रीजनिंग में एक पजल छूट जाएगा और क्वांट में मान लीजिए मैक्सिमम 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे। उसको करने में, सारा करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा फ्री। ओके, 1 घंटे मतलब ज़्यादा ये लगने है से। कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और हाँ आप मॉक दे रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आप अगर 100 में से 40 क्वेश्चन करोगे तो 60 हाँ क्वेश्चन आप देखोगे ही और उसमें समझ आएगा। हाँ तो बेटर ये है कि पहले आप प्रिपरेशन कर लो ताकि
आप 100 में से 60-70 क्वेश्चन करो तो 30 ही क्वेश्चन बाकी एनालिसिस के लिए और बाकी चीज़ें कहाँ गलती हुई क्यों गलती हुई वो सोचने में जाए। और अगर तैयारी अच्छी है तो वो 30 क्वेश्चन बाद में करने में मुश्किल से 1 घंटा, हद से हद 1.5 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा दिन तो नहीं लगता खैर। नहीं हो जाता है कभी कभी खैर। तो मॉक वाली समस्या तो आपने बता दी लोगों को। अब आते हैं आपके रिसोर्सेस पे कि आपने जो एक तो ये तो आप बता रहे हो कि आपने मेरे से पढ़ा, मेरे अलावा और किससे किससे। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा कोई अपना प्रचार करने का तो इंटरव्यू है नहीं, जेन्युइन इंटरव्यू। आपने और किससे किससे क्या क्या मतलब पढ़ा तो बहुत जगह होगा, मैं केवल वो जानना चाहूँगा कि आपने क्या क्या सीखा जहाँ से। और वो आपके रिसोर्सेज कोई टीचर भी हो सकते हैं और वेबसाइट भी हो सकती है और बुक्स भी हो सकती हैं। तो मैं इसको सब्जेक्ट वाइज लेके चलूँगा ताकि बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, है ना। यस। तो हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और जीए से, है ना, क्योंकि वो दिक्कत वाली बात होती है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो उसके लिए आपने क्या किया? जीएस के लिए मैंने करंट अफेयर्स फंडा नाम का एक है यूट्यूब चैनल, मैंने उसको फॉलो किया है। अब बहुत लोगों को वो कम लगता है कि हाँ कंटेंट कम है, तो अब ज़्यादा भी रहता तो फिर कहेंगे ज़्यादा है तो पढ़ नहीं पाते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उनसे ही पढ़ा, मतलब उन्हीं की वीडियोस देखा, उन्हीं के पीडीएफ फॉलो की, और फिर मैंने बस यही किया इसमें। और बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन का कहा जाए तो मैंने आपकी जो 30-35 वीडियोस हैं उनको कम से कम 3 से 4 बार तो मैं देख ही चुका हूँ। अच्छा। हाँ तो तो बैंकिंग अवेयरनेस तो आपसे ही, मतलब और कहीं से मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा ही नहीं कुछ। हाँ। अच्छा, इंग्लिश के लिए क्या किया? इंग्लिश के लिए मैंने बताया, जैसे आपने कहा था बुक ले लो, तो थोड़ी बहुत ग्रामर किसी वगैरह टीचर देख से ली। नहीं पढ़ा आपने इन बिटवीन? नहीं, मैंने किसी टीचर से इंग्लिश नहीं। उससे पहले? नहीं, मैं किसी टीचर से पढ़ा ही नहीं आज तक इंग्लिश। किसी भी टीचर से आपने इंग्लिश नहीं, मैं नहीं किसी पढ़ा? भी टीचर से नहीं पढ़ा इंग्लिश। अच्छा, बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये। अच्छा, हाँ, मैं तो क्या बताता हूँ किया? उसका रीज़न है मैं ना पढ़ने का। जैसे अब मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जैसे बहुत सारे या सभी टीचर अब वो एडिटोरियल की क्लास लेके आते हैं या रीडिंग क्या, अब पढ़ के वो चले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मुझे यही आज तक नहीं समझ में आया। वो आते हैं, पूरा एडिटोरियल खुद से पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़े उसमें हमें नहीं समझ में आता। तो इससे अच्छा फिर मैं खुद ही पढ़ता हूँ उसे, खुद से पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट है। हाँ, ग्रामर के लिए अगर किसी को करना है टीचर तो कर ले, लेकिन अब कहे मैं रीडिंग वाला पार्ट तो जाके कौन किसी सा टीचर, पेपर पढ़ते थे आशीष? मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। इंडियन एक्सप्रेस। हाँ। और इंग्लिश के लिए बुक्स क्या क्या फॉलो करी थी? अब आपने बताया था इंग्लिश इज ईजी ले लो, तो मैं उसमें वोकैब वगैरह देखता रहता था, और क्योंकि उसका वोकैब का सेक्शन थोड़ा स्टोरी टाइप का होता है तो थोड़ा मज़ा भी आता है पढ़ने में, तो वही थोड़ा बहुत देखता था। और स्टार्टिंग में थोड़ा ग्रामर सेक्शन भी उसका देखा था, अच्छा। कुछ कुछ जो रूल्स वगैरह होते हैं थोड़ा बहुत देख लिया था। और वो कैब के लिए वर्ड पावर में डीजी वगैरह पढ़ी थी? वर्ड पावर में ईजी तो मैंने अभी हाल फिलहाल करी थी, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ी। अच्छा अच्छा। हाँ। और क्या किया? बाकी जो आपने जो एडिटोरियल इंग्लिश से, पढ़ते थे तो जो वो कैब नहीं आती थी तो उसको सर्च करके नोट डाउन वगैरह करते थे, हाँ उसको सर्च मीनिंग करके वगैरह। नोट डाउन कर लिया ओके। और फिर अगर ऐसे करते रहो तो 1-2 तो हफ्ते वो बाद वो सिमिलर वर्ड्स वर्ड वही मिलने रिपीट लग होना जाते हैं स्टार्ट। कुछ दिनों के बाद ना। हाँ। हाँ, वर्ड्स रिपीट। फिर शुरुआत में तो ऐसा लगता है बहुत टाइम लग रहा है, धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ देखिए। अब वही सी चीज़ें आ रही हैं तो समझ में आने लगता है। हाँ, अच्छा। कॉम्प्रहेंशन ही मेन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ड नहीं भी समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी अगर कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है, तो बीच में अगर वो वर्ड आ गया, आप नहीं पता उसकी मीनिंग, तो पूरे सेंटेंस का सेंस निकाल के पता कर सकते हैं। एटलीस्ट ये तो पता ही कर सकते हैं कि अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। अच्छा, इतना तो पता ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का पहले क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट के लिए क्या किया आपने? क्वांट के लिए अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं तो मैंने एक साहिल खंडेलवाल सर हैं, मैंने उनसे भी पढ़ा है और कुछ चीज़ें उनसे सीखी। हाँ, फिर उसके बाद में मैं, मतलब मैं ऐसे नाम गिनाऊं तो बहुत हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा हर किसी से सीखा है कुछ ना नहीं कुछ। मतलब मेनली मेजरली जिससे इम्पैक्ट पड़ा हो और आपको फिर उसके बताइए, वैसे बाद तो में बहुत एक होंगे। अमित पांडे सर हैं,
तो उनसे भी मैंने सीखा। उनसे खास तौर पे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, और थोड़ा हाँ कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा सा, तो मैं ये सब भी उनसे सीखा। फिर उसके बाद मैं आपसे आपके पास आया, तो फिर आपसे तो पूरा बेसिक से ही सीखा है। आपका तो पूरा ही क्लास किया है, बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा सीखा था, लेकिन आपसे तो पूरा ही क्लास किया डीआई स्टार्टिंग के से। लिए? डीआई के लिए डीआई मैंने खुद से करते थे? हाँ मैंने स्पेसिफिकली मतलब किसी टीचर को स्टार्टिंग में फॉलो नहीं किया है सीखने के लिए, कि हाँ डीआई के लिए किसी को फॉलो करें। वही जब आप मेंस का डीआई कराते थे तो वही मैं सॉल्व करता था, बाकी मैं अच्छा। खुद से ही करता था। और प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेते थे? मैथ्स के लिए, अर्थमेटिक वगैरह के लिए कहाँ से करते थे प्रैक्टिस? अर्थमेटिक के लिए अगर बेसिक से, जैसे किसी ने अब सीख लिया है, अपना सब कुछ बेसिक क्लियर कर लिया है, अब उसे प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो स्टार्टिंग करे। एक आती एस की क्वांट करके, एस क्वांट करके, उससे वो मुझे बेटर लगती है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, हाँ वो है कि कहीं बीच बीच में क्वेश्चंस रिपीटेड हैं टाइप, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। वो तो अच्छा है कि प्रैक्टिस हो जाती है, तो ओके। उससे कर लें और उसको जब पूरा फिनिश कर लें सही से, तो एक उसको करें, साथ में मॉक भी करें। तो अगर उन सबको फिनिश कर लें फिर जाएं एसके वर्मा, मतलब सर्वेश कुमार, क्वांटम कैट। क्वांटम कैट। हाँ अगर ओके। पहले ही क्वांटम कैट उठा लिए हाँ, फिर फिर वही तो वाली ऊपर हाल से हो जाएगा जाएगी, वो। फिर क्वेश्चन ही बैठेगा नहीं ही समझ नहीं। में आएंगे पहली चीज़ तो, हाँ क्या हाँ, पूछ रहा है और क्या दिया क्या गया है। पूछ रहा है। ओके। अब आते हैं रीजनिंग पे, या रीजनिंग को छोड़ ही दें? रीजनिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि रीजनिंग मैंने कहीं से नहीं पढ़ा है, पूरा का पूरा आपसे ही पढ़ा है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ मॉक से किया हूँ, और जो अच्छा। आपके क्वेश्चंस होते थे, और ये जो यूट्यूब पे 7 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास हो गई, या पहले स्पेशल क्लास भी हुआ करती थी अनअकैडमी पे, तो तो मतलब उस पे भी एक तो मेरी क्लासेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक, बाकी मॉक कोई बुक बस। वगैरह फॉलो नहीं करी उसके नहीं लिए? नहीं, कोई बुक नहीं। एक्चुअली में तो रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो करने की मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में उसका पैटर्न चेंज होता है, कुछ नया दे ही देते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या किया था? लॉजिकल रीजनिंग सर, उसके लिए क्या ही किया जाए, मेरा तो हमेशा गलत ही हो जाता था पहले। तो मैं उसके लिए थोड़ा ओवर थिंक कर जाता हूँ अगर मैं उस क्वेश्चन ज़्यादा को ही करने सोच जाता लेते हो? हूँ। हाँ ज़्यादा ही सोच लेता हूँ, वो और तो है। बायस हो जाता हूँ कभी कभी। तो ये है, थोड़ा बहुत आपसे सीखा, और मतलब सिखाया तो आपने, लेकिन मैं सीख नहीं पाया, वो बात है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उसके लिए क्या किया, नहीं क्योंकि तो उसके फिर लिए बड़े सारे बच्चे परेशान होते हैं। उसके लिए वैसे एक बुक है, अगर चाहे कोई रिफर करना चाहे तो कर सकता है, एम के पांडे की है। एम के पांडे की बुक, हाँ। हाँ एनालिटिकल रीजनिंग, कोई कर, मेरे पास है वो, कोई करना चाहे तो कर सकता है, अच्छी बुक है। अच्छा, सीख हाँ सकता है उससे। हाँ, सीख सकता है उससे। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल ये है आपसे कि जब आप प्रिपरेशन किया आपने प्रीलिम्स मेंस, फिर आती है बारी इंटरव्यू की, सबसे पहले तो आप ये बताइए आपको इंटरव्यू नंबर कितने मिले? मुझे इस बार इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिले, 100। 80 नंबर, 80? यस, यस सर। है ना? तो 100 में से 80 नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं आपको। यस सर। तो पहले जो आपने इंटरव्यू दिया था, मतलब इससे पिछले साल जब आपने दिया था इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा तो नहीं हुआ था कह सकते हैं, है ना? और इस बार तो खैर आप तो प्रिपरेशन में थे, मैंने आपको गाइड भी किया इंटरव्यू के लिए, आपकी तरह बहुत सारे बच्चों को गाइड किया और ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो भी गया है। तो इस बार के इंटरव्यू में ऐसा क्या खास लगा आपको? पहले से आप ज़्यादा प्रिपेयर थे क्वेश्चंस के लिए, माहौल के लिए, क्या लगा आपको? हाँ मैं पहले लास्ट ईयर का बताता हूँ। लास्ट ईयर हाँ। में मेरे 55 मार्क्स थे, 55 नंबर? सिर्फ 55 नंबर थे लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने गाइड नहीं किया था इंटरव्यू के लिए नहीं, कुछ, पिछले साल मतलब आपने गाइड किया था, टाइम लेकिन नहीं था। हाँ, किया था, कुछ लेकिन मतलब 1-2 सेशंस आपने मॉक लिए थे, 2 इंटरव्यू वगैरह सेशन। नहीं लिया था कुछ हाँ ऐसा? तो हाँ हाँ। उसके बाद में, लेकिन मैं वहां पे, जैसे एक होता है ना कि इंटरव्यू में जैसे बहुत लोग बचने की कोशिश करते हैं, हाँ हाँ, ठीक है तो, क्वेश्चंस को अवॉइड करें, कुछ ऐसा आंसर दे दें हाँ कि तो आगे। अगर बचने की कोशिश करेंगे फिर तो प्रॉब्लम है। और पहली बात, वहां पे डिनायल मोड में ना जाएं कि हम अंदर कुछ भी कहेंगे हम मना कर देंगे। हाँ, जब मेरे लाइन पे कुछ आएगा तभी हम हाँ बोलेंगे,
तो अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इस बार उन्होंने बोला कि आपने जैसे बीटेक कर लिया, तो चलिए मैं मानता हूँ कि बीटेक कर लिए होंगे, क्योंकि अब ट्वेल्थ ट्वेल्थ तक कहाँ अच्छा, आपका पहले इतना। ये बताओ कि इस बार इंटरव्यू से पहले बहुत सारी चीज़ें तो यूट्यूब वीडियो पे जाती नहीं, कितना डांट खाए थे तुम मेरे से। वो लास्ट वाला इंटरव्यू था, उसमें तो बहुत डांट पड़ी मुझे याद है। आपने बोला कैसा हुआ, मैंने बोला मुझे तो लग रहा है ठीक हुआ, तो आपने बोला कि आज तो बहुत ही खराब हुआ है हाँ, पिछली बार के कंपैरिजन में। तो लास्ट इंटरव्यू तो मेरा यही था कि तो आपसे डांट उसका पड़ी क्या थी असर अच्छी। पड़ा? उसका असर यही पड़ा कि मैंने कहा कि ठीक है, फिर से एक बार और सारी वीडियोस देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस आपने तो बहुत कुछ बताया था कि ये पढ़ लो, मतलब अपने इस जगह के बारे में एटलीस्ट पता हो तुम्हें, वहाँ से कौन चीफ मिनिस्टर हैं और ये सब भी पता होना चाहिए, आसपास कौन सी नदियां बह रही हैं, पहाड़ है तो कौन से पहाड़ हैं, ये सब तो पता ही हाँ, होने मतलब चाहिए जो एटलीस्ट। स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं। ज्योग्राफिकल जो आपका है पूरा स्पेसिफिकेशन वो पता होना चाहिए, तो फिर ये सब मैंने बहुत ठीक से तैयार किया इस बार। हाँ तो एग्ज़ाम और में इस बार इंटरव्यू में जाने से पहले आप कितना कॉन्फिडेंट थे, पहले की तुलना में अगर पूछा जाए तो? पहले की तुलना में अगर मैं बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन को लेकर देखूं, तो मैं 100% कॉन्फिडेंट था। अच्छा, और वो वहाँ पे मैंने दिखाया भी। दिखाया भी। हाँ, वो मैंने वहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना दिखाया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं इतना पढ़ के गया था, इतना वो वीडियोस देख के गया था मुझे। और मैं वीडियोस इसलिए नहीं देखता था कि हाँ, क्योंकि 2 बार में मैं कैच कर लेता हूँ कि हाँ ठीक है आप क्या कह रहे हो, लेकिन मैं उसको बार बार इसलिए देखता था क्योंकि वहाँ पे मुझे एक्सप्लेन भी करना था चीज़ों को। तो मैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए करने के कौन से लिए कुछ वर्ड्स यूज ज़्यादा। करूंगा, क्या एग्जाम्पल दूंगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैं इसलिए देखता था कि अच्छा ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके बोलना है, यहाँ पे ऐसे करके बोलना है। हाँ, मैं बाकी बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि आशीष ने बैंकिंग अवेयरनेस इतना पढ़ लिया था कि मेरे को मैसेज किया कि सर अब मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो तो मैं कम से उसका कम फ़ायदा 3-4 मिला बार आशीष, बैंकिंग अवेयरनेस जो आपने सर पढ़ा? उसका। ज़्यादातर बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस को अवॉइड कर देते हैं, कहते हैं हमारे अभी काम का है नहीं। तो हाँ, मैं पहली चीज़ तो ये पूछना चाहूँगा कि बैंकिंग अवेयरनेस कैसे आपको करंट अफेयर में हेल्प करता है, और वो कैसे हो जाकर के आपके इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन का बहुत मेजर रोल एक प्ले करता है? जैसे जो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, कोई एमओयू हुआ, ये सब हुआ, तो इन सब में चलिए ठीक है, यहाँ पे काम नहीं आता है इतना बैंकिंग अवेयरनेस, वो तो आपने देख लिया होगा। जहां बात आती है आरबीआई कोई गाइडलाइन जारी करता है या आरबीआई कोई चेंजेस करता है, सर्कुलर कोई नया निकाला। अगर कोई सर्कुलर आ रहा है, अगर वहां पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस आपको कुछ नहीं पता है, तो आप उसको रटते रह जाइए, एग्जाम में एट द एंड आप गलत कर ही दोगे, कुछ भी कर समझ में लो। आएगा ही नहीं फिर। हाँ, वो गलत हो ही जाएगा। तो बस वहां पे तो बहुत ज्यादा है, और आरबीआई के क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड स्कीम्स या उससे रिलेटेड सर्कुलर, अब तो एसबीआई में और आरबीपीओ में लगभग वही पूछे जाते हैं अधिकतर। तो और इसलिए इंटरव्यू वहां में पे तो बहुत जरूरी है नॉलेज, और इंटरव्यू के लिए तो मतलब मस्ट है। इंटरव्यू में ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बैंकिंग अवेयरनेस और जो एक हफ्ते के करंट अफेयर के टॉपिक्स रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें रहे और आपके ऊपर बेस्ड रहते हैं कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर। अगर आपको इसमें से बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ कि अगर किसी से पूछ लिया कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं आप बता लो, और आपको सेविंग और करंट अकाउंट के अलावा और कोई अकाउंट का नाम आता ही नहीं है, तो बहुत ही एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर कि यू आर गोइंग टू बी अ ऑफिसर एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंट टाइप। आप कैसे आगे जाके हैंडल करोगे चीज़ें, यस रट सर, के आए वैसा तो। बैंकिंग अवेयरनेस याद है, अभी एसबीआई में क्वेश्चन आया था मेंस में, सेबी से रिलेटेड कुछ स्कीम था सेबी का, और उसने बोला है कि इसमें से कौन सी स्कीम सेबी की नहीं। अच्छा। उसमें एक ऑप्शन था जनधन योजना। अच्छा। जनधन जनधन अकाउंट करके, हाँ। जनधन योजना अकाउंट। तो अगर कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड नहीं पता है, तो वो भी नहीं कर पाओ, जबकि वो हाँ, बहुत वो ईजी तो था। है, अगर सेबी के बारे में ही पता है तो आप हाँ, आसानी से उसको अगर बता एटलीस्ट सकते कुछ हो। ना पता हो, ये तो पता होना ही चाहिए कि सेबी करता क्या है। अगर उसकी सारी स्कीम ना भी पता हो तो ठीक है, सेबी करता है क्या, एटलीस्ट तो ये पता चलिए होना। आशीष, इंटरव्यू के आखिरी स्टेप में हम आते हैं। और अभी हो सकता है मैं, क्योंकि अब मैं तो तुमको इतने दिन से जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैं पूछ ना पा रहा हूँ, मतलब दिमाग में ना आ रही हूँ, तो सर मैं हो इंटरव्यू सकता के है। अंदर का बता देता हूँ एक बार। हाँ।
इंटरव्यू में क्या हुआ था ये बता देता हूँ एक बार। हाँ, वो एक अलग वीडियो मैं लूँगा तुमसे, अच्छा। स्पेशली ताकि उसकी तैयारी जो लोग कर रहे हैं इंटरव्यू की वो देखेंगे। आ, इस इंटरव्यू में हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें ना बता पाया हूँ, तो मैं आप सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछ लो, रिपीटेड क्वेश्चन ना पूछें। जैसे एक बार जो सोर्सेज है बता ही दिए गए तो फिर से अलग से क्वेश्चन पूछ कर क्या फ़ायदा। कुछ अगर मैं नहीं पूछ पाया हूँ आपके बिहाफ पे तो वो आप पूछ सकते हैं, और आशीष को मैं कहूँगा कि अपना टाइम निकाल करके उसका आंसर कमेंट करके दे देंगे वीडियो में ही, है ना। ठीक आशीष। यस सर। और इंटरव्यू के आखिरी चरण में हम चलते हैं। आशीष से मैं कहना चाहूँगा कि ब्रीफली अगर कोई एक नया बच्चा है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा भी बच्चा है जो तैयारी कर रहा है लेकिन उसको जो रिज़ल्ट मिल नहीं पा रहा है, तो कम शब्दों में बताना कि तैयारी कैसे करे, स्टार्ट कैसे करे, प्रोग्रेस कैसे अपनी समझे, और अपने लेवल को कैसे बढ़ाए ताकि सेलेक्ट हो पाए। केवल प्रीलिम्स निकल जाए या फिर मेंस तक पहुंच पाए ऐसा नहीं, सेलेक्ट हो पाए। हाँ तो स्टार्टिंग, हाँ अगर अगर जैसे किसी को स्टार्टिंग करनी है प्रिपरेशन की या अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शुरुआत के 4 से 5 महीने किसी गाइडेंस में ही रहें प्रॉपर एक, और भागे नहीं। अगर जल्दबाजी, जैसे किसी कोई मॉक दे रहा है, जैसे बहुत लोग होते हैं ग्रुप में, कोई मॉक का स्कोर सबमिट कर देता है, अब वो भले आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हो, अब आज हम भी जाएंगे मॉक देंगे और 35 में 35 कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें, सबसे पहली बात है। अपने अच्छा। प्रिपरेशन टाइम में फोकस रखें सिर्फ सीखने पे। हम्म। 4 महीने अगर मन लगा के सीख लिए, फिर उसके बाद में कोई रोक नहीं सकता है, फिर कितना भी तेज भागो कोई दिक्कत नहीं। फिर उस और मेंस की साथ में ही करते रहें प्रिपरेशन। जैसे स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि मेंस के क्वेश्चन उठा लें, स्टार्टिंग प्री से ही करो, लेकिन बीच बीच में मेंस के क्वेश्चन के टच में रहो। ऐसा ना हो कि कहीं मेंस का क्वेश्चन देख लिया तो घबरा गए ये क्या आ गया। तो टच में हमेशा बने रहो, और जब एग्जाम बिल्कुल पास आ, जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, उसके बाद में जो मॉक की फ्रीक्वेंसी है मॉक देने की, फिर बढ़ाओ अपनी फ्रीक्वेंसी। अच्छा। फिर डेली मॉक दो प्री के, और मेंस के टच में तो रहोगे ही स्टार्टिंग से, वो तो ठीक है। फिर उसके बाद में मेंस का भी मॉक दें, और मेंस का मॉक पहली बात है सबमिट करके ना दें। लास्ट ईयर मैंने एक ये भी गलती की थी, क्या किया बस था? सबमिट कर, लास्ट ईयर में मेंस का मॉक सबमिट करके सॉल्व करते था। शायद मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था इस बारे में कि करना है तो टाइमर के साथ करोगे तो एक टाइम का सेंस बना रहेगा, हाँ। और बाकी ओवर हो जाएगा तो कोई एग्ज़ाम आईबीपीएस का ऐसा तो है नहीं कि दोबारा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, बाद में तो मिल ही जाएंगे यस प्रैक्टिस के सर। लिए। तो उसको विद टाइमर दो। इस बार मैंने विद टाइमर दिए थे सारे ही मॉक। ओके। बैठने की आदत डालना पड़ेगा 3 घंटे। अगर बैठने की, अगर पेशेंटली बैठने की आदत नहीं है 3 आवर्स, फिर तो बेकार है। मॉक में मेंस में कैसे हाँ, बैठोगे आप? मेंस में कैसे बैठेंगे। और वैसे भी जो पढ़ने का सिटिंग आवर है वो हमेशा कम से कम 2 घंटे से तो ऊपर होना ही चाहिए। ये नहीं कि आधा 1 घंटा पढ़े फिर उठ के गए घूम आए। अब वो जो लोग सजेस्ट करते हैं पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है। एक बार बैठो, मिनिमम 2 आवर्स तो पढ़ो ही पढ़ो प्रॉपर। सिटिंग आवर्स हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के 8-8 घंटे 6-6 घंटे जॉब भी करनी है। तो सिटिंग बैठने की आदत नहीं होगी तो फिर बेकार है। तो ये होना चाहिए। और हाँ, मॉक हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा सही करें। जैसे कि उल्टा सीधा मॉक खरीद लेते हैं। अब मैं वो उल्टा सीधा वाला नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ अच्छा वाला मॉक का नाम बताता हूँ कि लेना एक स्टैंडर्ड 2 मॉक खरीदें, एक तो ऑलिव बोर्ड और एक प्रैक्टिस मॉक। ये 2 आराम से खरीदें और पूरा रिलाई करें इन पे, और एग्जाम में जाएंगे तो मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह रहा हूँ कि वहां पे कुछ अलग नहीं दिखेगा। फिर अच्छा। ऐसा लगेगा जैसे आज मॉक ही देने बैठे हैं। हाँ, तो ये होना चाहिए। ओके। और मॉक के चलो। पीछे पागल ना हो जाए कि एक दिन में 3 मॉक देंगे या 10 मॉक देंगे, उससे कुछ मतलब नहीं। अच्छा अच्छा, तो मतलब मैं ब्रीफ करूं कि आशीष का कहना ये है कि शुरुआत में अगर आप बिगिनर हैं तो अपना शुरुआत का 3-4 महीना जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाएं ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ कि क्या आपका एक तो सिलेबस क्या है और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। वो 3 से 4 महीने आप सीखने के बाद मॉक देना शुरू करें और अपनी प्रैक्टिस पे फिर ज़्यादा ध्यान दें कि जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंटेशन में लगाएं।
शुरुआत में ही अगर आप जल्दबाजी मचाएंगे तो उसका खामियाजा आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप चीज़ें सही से सीख नहीं पाएंगे, फिर हर जगह कंफ्यूज होते रहते हैं। और फिर आप जब प्रीलिम्स का मॉक देते रहें, फिर उसके बाद बीच बीच में मेंस वाले क्वेश्चंस इंक्लूड करते रहें, तो आपको एक हैबिट लगने लग जाएगी और फिर आपका डर ख़त्म होगा। बैठने की आदत बनाएं, हर 5-10 मिनट में इधर उधर भागे नहीं, क्योंकि टिक करके जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत होगी। मेंस का एग्ज़ाम 3 घंटे का बैठ करके देना होता है, उसके बाद तो नौकरी भी करनी है 6 से 7 घंटे आपको कम से कम बैठना पड़ेगा, कहीं भी आपको काउंटर मिला तो इस वजह से उसकी एक आदत बनाइए, वरना फिर आगे चल करके भी दिक्कत होती है। चलिए आशीष, बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ आपका, लेकिन मैंने सोचा डिटेल में इंटरव्यू करते हैं ताकि हर एक तरह के क्वेश्चंस, हर एक तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो हो पाएँ। जाते जाते बस एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका जवाब दीजिएगा। बीच के जो फेलियर्स हैं परिवार और लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस होता है, एक सामाजिक दबाव होता है हर एक प्रतियोगी छात्र के ऊपर, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? अगर मैं ठीक ठीक बताऊं तो पारिवारिक दबाव इतना कुछ खास नहीं था। हाँ, सामाजिक दबाव तो सबके ऊपर होता है, वो तो मेरे ऊपर ही था। क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ, मतलब कोई भाई बहन नहीं है, और सिर्फ मम्मी ने ही मेरा जो परवरिश किया है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी मुझे जस्टिफाई करना था कि ठीक है, सिंगल पेरेंट भी एक अच्छी परवरिश कर सकती है। तो इसलिए मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, और हार ना मानने का रीज़न एक ये भी बहुत बड़ा था कि मेरे जो मम्मी हैं और जो मेरे गार्जियनशिप में जो भैया हैं, इन दोनों लोगों ने हमेशा मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखा। इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। जब मैं सोचता था कि यार हो नहीं पा रहा है ये, पता नहीं लास्ट टाइम 1.8 मार्क्स से रह गया, अब हो नहीं पा रहा, तो तभी मतलब इन लोगों ने मुझे पुश किया कि अरे हमें हमें तुम पे भरोसा, तुम्हें खुद पे क्यों नहीं हो रहा है। और तो ये मतलब अपने ऊपर आप अगर भरोसा रखेंगे तो आप लोगों का की जो उम्मीदें हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ डाउट में जीने लगेंगे तब उसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे दिखेगा। और फ्रेंड सर्किल हमेशा अच्छा होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन मतलब माहौल जो है वो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड हो ही ना, वो भी होना जरूरी है। एकदम आइसोलेशन में रहेंगे फिर तो और दिक्कत है। और इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतने आइसोलेशन में रहेंगे फिर तो डिप्रेशन में ही चले जाएंगे, पता लगा। तो फ्रेंड्स होने चाहिए। और हाँ, इस चीज में मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड सर्किल अच्छा रहा है हमेशा। पढ़ाई के मामले में भी, मस्ती मजाक में भी, हर चीज में सब सही, बैलेंस्ड। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आपकी जो नई पारी शुरू हो रही है वो अच्छी बीते। यस सर, थैंक यू सर। आप हो सकता है कि SBI PO भी आपका निकले तो आपको और भी अच्छी जॉब मिले, तो फिर उसके ऊपर भी इंटरव्यू करेंगे है ना। यस तो सर, आशीष, बहुत बहुत थैंक यू आपका इतना समय देने के लिए और लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होंगी, जेन्युइन बातें हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू में कोई कट ऐसा नहीं होगा। जो जैसा था वैसा का वैसा ही मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं उसे कमेंट सेक्शन में, और उसका आंसर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो बने रहिए इसी तरह। अभी आपके सामने बहुत सारे और इंटरव्यू आने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि RRB PO और क्लर्क का रिज़ल्ट तो निकल गया, स्टडी स्मार्ट से कोई पोस्ट नहीं आएगी, तो अब सीधे इंटरव्यू ही आएंगे सारे सेलेक्टेड बच्चों के, ताकि आप सीख सकें कि लोगों ने कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया और आप भी कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो सभी लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।